नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोढ़ा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश संघर्ष से शिखर तक। संघर्ष से शिखर में आज हमारे खास मेहमान हैं जे ग्रुप के ओनर्स। आज हमने इनसे चर्चा की है, इनका जो व्यापार है, जो इनका 80 साल का जो सफर है वो कैसे रहा। जी, जे जो ग्रुप का जो ये 80 साल का जो सफर है वो कैसे रहा विशाल भाई जी। डूंगर जी, सबसे पहले तो आपका कानपुर शहर में बहुत बहुत स्वागत है। आपने एक पहल की कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में एक जानकारी लेने की, जो कि ऑल ओवर इंडिया किस तरह से फंक्शन कर रही है। ये एक बहुत अच्छी सोच है और बहुत बढ़िया प्रयास है। जो आपका ये टॉपिक है, संघर्ष से शिखर तक, तो पहली चीज तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद हम लोग इस चीज में फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि हम लोग का तो अभी भी संघर्ष ही चल रहा है। हाँ, जिस दिन कोशिश तो ये है शिखर पे पहुंचने की, और जिस दिन पहुंचेंगे तब आपको जरूर बुलाएंगे फिर से कि अब आप दोबारा हम लोग के साथ एक मीटिंग करिए। अब संघर्ष से शिखर पर पहुंच गए हैं। जो ये 80 साल का सफर है, हम लोग तो इस सफर में शायद पिछले 20, 22, 25 सालों से ही हैं। उससे पहले तो इसकी जो नींव रखी थी हम लोग के प्रीवियस जनरेशन्स ने, जिसमें हमारे फादर, चाचा जी, ताऊ जी, हमारे ग्रैंडफादर, इसका असली क्रेडिट तो उन लोगों को जाता है। हम लोगों ने तो सिर्फ जो हम लोग को मिला उसको सिर्फ आगे बढ़ाने का काम किया है। आज एक्चुअल संघर्ष हम लोगों ने महसूस किया था 2007 में, जब हम लोग के फादर नहीं रहे थे। उस समय काफी रॉ थे हम लोग, और हम लोग का सिर्फ काम था सेल्स से रिलेटेड, सेल्स एंड परचेज। बाकी जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंसेस, सब कुछ था, वो सब फादर हमारे देखा करते थे। और एकदम उनके चले जाने से वो पीरियड, एक्चुअल संघर्ष का पीरियड, वो पीरियड एक टेस्टिंग पीरियड था हम लोग के लिए। लेकिन उस पीरियड में सबसे ज्यादा जो हम लोगों की मदद की, या जो हम लोग के सामने एक हेल्प के रूप में आए, वो थे हमारे टीम मेंबर्स, हमारा स्टाफ, हमारे कॉमरेड्स कह लीजिए। फिर उनके अलावा थे हमारे कस्टमर्स, जिन्होंने उस समय हम पर भरोसा किया और हम लोग को बहुत प्रोत्साहन दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे सप्लायर्स, क्योंकि उन लोग के लिए भी एक टेस्टिंग टाइम था। क्या ये लोग मैनेज कर पाएंगे, आगे व्यापार को ले जा पाएंगे, क्या इनको क्रेडिट की फैसिलिटीज देनी चाहिए, कहां तक देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए। उन लोग के भी सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। लेकिन ऑल थैंक्स टू देम, ये तीनों जो पिलर्स थे, हमारे टीम मेंबर्स, हमारे कस्टमर्स और हमारे सप्लायर्स, तीनों लोगों ने इतना साथ दिया कि वो पीरियड हम लोग को उतना पता नहीं चला। जितना कठिन था वो उतना कठिन लगा नहीं। विशाल भाई, आपने पढ़ाई कितने तक की? मैंने पढ़ाई वैसे तो इंजीनियरिंग की हुई है। तो फिर इंजीनियरिंग का फील्ड और फिर ये पूरा फील्ड ही अलग, टेक्सटाइल का। बात आपकी सही है। हाँ। और यकीन मानिए, जब मैं इस लाइन में आया था तो काफी लोग मेरे से यही पूछते थे कि इंजीनियरिंग करके इस लाइन में कैसे आ गए। कुछ लोग बोलते थे कि वो जितने साल तुमने इंजीनियरिंग की, आज तुम्हें लगता होगा वो साल बेकार हो गए, वेस्ट कर दिए, काश पहले ही आ जाते। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा डूंगर जी, ये एक बहुत बड़ी एक मिथ्या है। मेरे को ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग करके बाय डिफॉल्ट ही से अगर मैं इस व्यापार में आया तो मेरे लिए इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता था।
आज एजुकेशन तो इतनी ज़रूरी है कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है एजुकेशन का और फिर बिजनेस का, इससे बेटर कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूं आगे भी जो आने वाली जनरेशन हैं या जो लोग हैं, मैं तो बोलूंगा कि आप स्पेशलाइज्ड एजुकेशन लीजिए, जो कि हो सकता है व्यापार से रिलेटेड हो सकता है ना हो, लेकिन एजुकेशन अपनी बिल्कुल कंप्लीट करिए, उसके बाद व्यापार में आइए, तो इसका एक मजा ही कुछ और होता है। आपका नजरिया, चीजों को देखने का नजरिया, व्यापार करने का नजरिया बदल जाता है और काफी रिफाइंड हो जाता है, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी तो देखिए। विशाल भाई, आपने पहली बार दुकान पे अपनी गलती कब सुनी है ना, ये कि भाई अब पढ़ाई छोड़ो, अभी तो पढ़ाई कंप्लीट हो गई, अब मुझे व्यापार करना। आपको सही बात बताऊं तो पढ़ाई करने के बाद मेरा इस बिजनेस में आने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हुए कि ये बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा। और अराउंड 1995, 94-95 के आसपास ये बिजनेस को ज्वाइन किया। शुरू में बहुत इसमें इंटरेस्ट नहीं आता था, और जैसा कि मैंने बताया कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से ज्वाइन करना पड़ा, लेकिन 2-4 साल इसमें इन्वॉल्व होने के बाद मेरे को लगा कि इससे बेटर लाइन कोई दूसरी हो ही नहीं सकती, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मेरे को ये मौका मिला। विशाल भाई, पहले जैसे आपने 95 में अपना व्यापार बैठना, एक बार ध्यान लगाना चालू कि हाँ मुझे व्यापार करना है, तो उस टाइम का जो पीरियड, उस टाइम जो चीजें चलती थी, जो उस टाइम का जो टेक्सटाइल का जो वर्क था, उसमें और आज में बहुत ज्यादा अंतर है। पहले क्या चलता था ज्यादा? देखिए, आज जो टेक्सटाइल का व्यापार है ये मेनली कंट्रोल होता है सूरत से। वैरायटीज पहले और आज में काफी चेंज हुई हैं, लेकिन वैरायटीज चेंज होने से ज्यादा व्यापार का जो पूरा प्रारूप है वो चेंज हो चुका है। मतलब इतना मेजर चेंजेस हुए हैं। पहले हम लोग इसको एक बहुत ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस मान के चलते थे, टेक्सटाइल्स को बहुत ट्रेडिशनल बिजनेस मान के चलते थे, और मेरे हिसाब से पिछले 5 सालों के अंदर इसमें इतना फास्ट चेंजेस आए हैं, लोगों का सोच बदली है, लोगों का काम करने का तरीका बदला है। लोगों ने जो पहले टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते थे, पिछले 3-4-5 सालों में टेक्नोलॉजी को अपनाया है। अगर आप देखेंगे तो टेक्सटाइल बिजनेस को हमेशा एक बहुत ही ट्रेडिशनल काइंड ऑफ बिजनेस बोला गया है। मेरे हिसाब से पिछले 3 साल में जिस तेजी से चेंजेस हुए हैं, आप आज की डेट में ऐसा नहीं बोल सकते कि ये उतना ही ट्रेडिशनल रह गया। आज हम लोग इंटीरियर्स की बात करें तो इंटीरियर्स में भी लोगों ने टेक्नोलॉजी को इतनी जल्दी अपनाया है। आज से 3 साल पहले तक कपड़े के व्यापार में 90% पेमेंट्स जो होते थे वो कैश पेमेंट्स हुआ करते थे। आज मैं ये मान के चलता हूं कि 90% पेमेंट्स आरटीजीएस, बैंक ट्रांसफर्स या चेक्स के थ्रू होने लग गए। कुल 10% कैश पेमेंट्स हो गए। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी रिस्क जो है वो कम हुई है। विराट भाई, मैं आपसे वैभव भाई कितने साल से पहले आप व्यापार में? सर मेरे को 25 साल हो गए हैं इस व्यापार में आए हुए। 25 साल हो गए। पापा की विरासत को संभालने के लिए आपने शुरुआत की, तो पहले तो मन भी नहीं लगता होगा ना, व्यापार करना है ये तो एकदम। क्या पढ़ाई किसमें क्या कुछ किया? मैं बीकॉम की हुई है, एंड पहले आपने सोचा कि मैं पढ़ाई क्या, अभी पढ़ाई करके पापा का ही काम संभालना? नहीं, क्लास 10 से एक विजन मिल चुका था भाई। हमारे घर के जितने भी बड़े थे, ये मतलब हमसे बड़े विशाल भैया, और विशाल भैया और हमारे बीच में एक हमारे फर्स्ट कज़न है विकास भैया, तो ये सब बाहर पढ़ाई कर रहे थे। तो हमको फादर लोग ने पहले ही बोल दिया था यू बेटर बी प्रिपेयर्ड, आपको रहना है, मतलब आपको कहीं बार क्या करना है, हाँ, मतलब एक जना दुकान पे रहने वाला होना चाहिए, तो आप हमारी दुकान का काम आप सबसे पहले देखना चालू करेंगे। तो उस वजह से। तो आप क्या संभालते हैं अभी काम करके? सर मैं फर्म जवाहरलाल जगन्नाथ प्रसाद
और क्या चीज का टेक्सटाइल में भी, जैसे आपके साड़ी, दूसरे बहुत से काम? सर साड़ीज भी देखते हैं, साड़ीज, सूट्स एंड रूबिया पॉपलिन और ये सब, एंड शूटिंग शर्टिंग, ये हमारा नया वेंचर है। पूरे देश में कपड़ा आता है, इतनी मैन्युफैक्चर सिटी, इतने अलग अलग वैरायटी, सब कुछ। क्योंकि पहले तो पापा के टाइम तो कुछ वैरायटी होती थी, कुछ चीजें थी, उसको मैनेज करना रहता था। लेकिन अब तो वैरायटी भी बहुत, मंडियां भी बहुत वास्ट हो गई है, और कस्टमर भी बहुत, तो ये और कंपटीशन का जमाना ऊपर, डेफिनेटली। तो फिर कैसे मैनेज करो? नहीं, मैनेज सर, मैनेज अपने आप होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हर चीज़ का सिस्टम्स, जैसे जैसे काम बढ़ता रहा या जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता रहा, तो सिस्टम्स भी अपने आप ड्राइव होते गए, एंड आपका बिजनेस उसी के तरह से ऑर्गेनाइज भी होता रहा। तो इट इज़ अ लॉन्ग पीरियड, बहुत से चेंजेस देखे। द बेस्ट पार्ट ये है कि एक्सेप्टेंस, भाई पहले फादर्स थे, फादर लोग थे, तो उन्होंने बड़े ट्रेंड को बड़े जल्दी एक्सेप्ट किया और उस चीज़ के अंदर अपने लोग आगे बढ़े। वही सेम चीज़ हमको अपने तीनों ब्रदर्स के अंदर भी महसूस हुई, एंड डेफिनेटली इट इज़ अ टीम वर्क। जो टीम वर्क ही है हमारे, मतलब हम तीनों का टीम वर्क प्लस हमारे स्टाफ का, जो हमारे साथ हमेशा रहा है, एंड ये चीज़ों को बड़ा स्मूदन कर दिया। एंड डेफिनेटली आज और आगे जो हम और भी फ्यूचर देख रहे हैं, बिना इस टीम के आगे नहीं हो सकता। विशाल भाई, एक बात मैं पूछना जी, कि पापा जी से ऐसी कुछ व्यापार के लिए कुछ ऐसी बातें सीखी कि वो जो आज तक आपको काम आती? बहुत बड़ी सीख उन्होंने हम लोग को दी थी। आपने जनरली देखा होगा, मतलब कोई एक नॉर्मल बिजनेसमैन जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने कस्टमर्स को रखता है, और उसको लगता है जो उनके सप्लायर्स हैं उनकी कोई वक़्त नहीं है। मतलब सप्लायर्स तो ठीक है, वो आपके पीछे पीछे आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कस्टमर्स होने चाहिए। उनका हमेशा ये सोचना था कि अपने सप्लायर्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, उतना ही उनको मान सम्मान मिलना चाहिए जितना हम अपने ग्राहकों को देते हैं, अपने कस्टमर्स को देते हैं। शायद यही रीजन था कि उनके जो रिलेशंस थे अपने सप्लायर्स के साथ, और जितना उनके सप्लायर्स उनका ध्यान रखते थे या हम लोग का ध्यान रखते हैं, शायद मैंने और कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा है, और इसका हमें बहुत बेनिफिट मिला है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। 2014 में हम लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था सूरत ड्रीम्स के नाम से, जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करनी पड़ी थी। आज अगर हम लोग के सप्लायर्स के साथ, मतलब उस समय 1 अगेंस्ट ऑल वाली पोजीशन हो गई थी। आज अगर हम लोग के सप्लायर्स के साथ हमारे उतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस नहीं होते तो ये इवेंट पॉसिबल नहीं हो सकता था। एंड एट दैट टाइम इन 2014, December of 2014, it was the biggest textile event which had ever taken place. एंड ये सिर्फ इसी वजह से हुआ क्योंकि हम लोगों को उनसे एक बहुत बड़ी सीख, हमारे फादर से एक बहुत बड़ी सीख मिली थी कि हमेशा सप्लायर्स को भी अपने साथ लेकर के चलो, और उन्हीं सप्लायर्स ने उस समय हम लोग को गाइड किया और उन्होंने ही हमें सपोर्ट किया। एंड मेरे ख्याल से इट वाज सपोज टू बी द कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर, एंड मैक्सिमम फुटफॉल उस दिन हमारे इवेंट में था। वो अपने आप में एक ऐतिहासिक इवेंट उस समय हुआ था। एक चीज है वैभव भाई, मैं आपको, आज इतने साल तो हो गए व्यापार को संभालते संभालते, तो अपने जब, जैसे क्योंकि पापा जब थे उसी टाइम से आपने व्यापार संभालना चालू कर दिया था? जी, उनके सामने से। उनके सामने जी। तो पापा जी भी है ना काम तो करते थे, आप भी साथ में, तो ऐसा कि कभी आपने उस टाइम मिलता था कस्टमर को डील करने का शुरुआती दौर में? डेफिनेटली वो हमेशा हम लोग को आगे रखते थे, और हमेशा कस्टमर एंड, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, हम लोग मतलब ही वॉज द बैकबोन। वो फाइनेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पूरा उनके हाथ में होता था, एंड कस्टमर डीलिंग वो हमेशा हम लोग को आगे रखते थे। एंड ही ऑलवेज, मतलब वो हमेशा यही चाहते थे कि कस्टमर डीलिंग के अंदर हम लोग आगे बढ़ें, और कस्टमर के साथ रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। पापा क्या बोलते, कैसे कस्टमर को डीलिंग कैसे करते? उनका एक ही असूल था, जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम दुकान पे आया था
तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बोली थी, दुकान पे नहीं बैठना, गाड़ी लीजिए, ड्राइवर लीजिए एंड कस्टमर्स के यहाँ जाइए, मंडी में विजिट करिए। अनटिल अनलेस आप कस्टमर का घर नहीं देख सकते या आपको कस्टमर के बारे में, उसके घर के बारे में नहीं मालूम, आप उस पर किस बेसिस पे आप कितना आपको लिमिट देनी है, कितनी क्रेडिट उस पर लगानी है, आप नहीं पता लगा सकते। बिकॉज हमारा काम उधार का है एंड हम सामने वाले की क्रेडिबिलिटी को नहीं समझेंगे तो उस पर हम कैसे उससे व्यापार कर सकते हैं। तो मतलब हमने सारी मंडियां जहाँ जहाँ अपना व्यापार होता है 70 to 80% मंडी उन्होंने आप समझिए 6 महीने तक हमको दुकान पे नहीं बैठने दिया कि जा करके आप विजिट करो। एंड डेफिनेटली वो इतना ज़्यादा काम आया कि उसके बाद जो कस्टमर आता था उसको हम शक्ल से पहचानते थे, वो हमको शक्ल से पहचानता था, और इतनी अच्छी हमारे उससे रिलेशन बिल्डअप हो चुके थे जो बाद में मेरे को शायद मेरे को दुकान पे बैठ करके शायद सालों साल के अंदर नहीं बिल्डअप कर पाता। सर पे एक चीज मैं पूछना चाहता था कि जब आपने अपना पापा का जो ये पुश्तैनी बिजनेस संभाला, उसके बाद में उस टाइम जो व्यापार था और फिर और जो है हर बार जो टर्नओवर में जो आज जिस मुकाम पे जे ग्रुप है जी, क्योंकि पहले तो मैं समझता हूँ कि इतने बड़ी स्केल पे तो काम होता नहीं था जी, क्योंकि अब जब आपकी सोच, आपका देखने का नजरिया व्यापार में जब युवा जोश आ जाता है तो व्यापार का नजरिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो फिर आपने कैसे धीरे धीरे पापा के बाद में कैसे धीरे धीरे है ना टर्नओवर में जो आंकड़े जो है जी। बढ़ते कैसे गए, वो सिर्फ कब बढ़ना चालू किया? देखिए, वो तो उसका क्रेडिट किसी एक को नहीं दिया जा सकता, फ्रैंकली स्पीकिंग। देखो आप जी। आज परिवार के 3, 4, 5 जी। मेंबर होंगे, लेकिन जब युवा जोश उसके अंदर आया जी, सब युवा जोश से ज्यादा एक दूसरे पे जो ट्रस्ट हम लोगों ने किया और एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस जो रहा, मेरे ख्याल से वो एक ऐसा टीम वर्क था जिसने हमेशा हम लोग को हेल्प किया। वो किसी भी एंड पे हो, व्यापार के किसी भी रूप में हम लोगों ने देखा। ठीक है, हम तीनों ने कुछ डिपार्टमेंट्स आपस में बांटे, लेकिन फिर भी कोई मेजर डिसीजन लेते समय हमेशा एक दूसरे को कंसल्ट किया। मेरे ख्याल से मैं तो ये औरों को भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप एज अ टीम वर्क करते हैं तो उससे बड़ी जीत आपकी हो ही नहीं सकती। विराट भाई एक चीज आपसे, पहले तो आपने पढ़ाई कितनी की? मैं MBA हूँ मार्केटिंग में। आई हैव डन इट फ्रॉम ब्रिटेन। अच्छा, तो आप बाहर देश से पढ़ाई करके आए हैं और फिर कितना कुछ अपने इस व्यापार को डेवलप करने में अपना टाइम दिया? देखिए, बाहर देश से पढ़ के आए हैं और यहाँ पे डेवलपमेंट एक होता है ना, एक चीज है, हाँ। बीच में रोकूंगा कि एक होता है ना कि साहब, एक तो भाई साहब ये सब लोगों ने ना, पापा जी ने तो व्यापार में MBA कर लिया और आप ब्रिटेन से MBA करके आए, तो उस MBA में और आपके MBA में कितना कुछ फर्क? बहुत फर्क है। एप्लीकेशंस में नहीं, बट सोच में एक आपको जरूर एक फर्क लाना पड़ता है। आप इस तरह के ट्रेडिशनल बिजनेस में आते हैं, आपको लगता है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, आपको लगता है कि एक फ्रीडम उस तरीके की नहीं है, आपको लगता है कि आप जिन लोगों से डील करते हैं आगे वो थोड़े से इंटीरियर से आते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो इस बिजनेस का एक गुडविल है, वो मेरे को याद है फर्स्ट टाइम मेरे को तब ये रियलाइज हुआ था। विपुल साड़ी सालों की कॉन्फ्रेंस थी और भैया ने फोर्स करके मेरे को वहां पे भेजा था पटिया में। सो मैं मिला 3-4 लोगों से, विराट अग्रवाल ये वो करके, ठीक, अब नॉर्मल आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं एंड देन एक उनका एक हमेशा की तरह एक कॉन्फ्रेंस होता है, एक अवार्ड सेरेमनी होता है नाउ। वो बोलते हैं वहां पे कि विजय ब्रदर्स से विराट अग्रवाल जी। तो क्या होता है नाउ सडनली यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि जब आपसे 4 लोग आके बोलते हैं अच्छा आप विजय ब्रदर्स से हैं, आप जेजे से हैं, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये कितनी पावरफुल एंटिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं। मतलब आपके बिजनेस की गुडविल कहां तक है। प्रॉब्ली दैट वाज द बिगेस्ट चेंज मेरे लिए उस दिन। उसके बाद बहुत कुछ है इस बिजनेस में करने को। इनोवेशन इतना है इसमें, एक नॉर्मल एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरह R&D करनी पड़ती है कि क्या नेक्स्ट सीजन चलेगा क्या नहीं चलेगा। इतना टेक्नोलॉजी का यूसेज बढ़ गया है, इतना ज्यादा थर्ड जनरेशन एज कस्टमर्स आ गए हैं, वो उनको फास्टर सर्विस चाहिए, फास्टर डिजाइन का वो चाहिए। तो यू नो एक चैलेंजिंग, रोज एक चैलेंज की तरह आता है आपके पास
वी हैव डन, हम लोग बहुत बोल्ड डिसीजंस हम लोग ने लिए हैं। फर्स्ट पीपल टू सेट अप मेला काइंड ऑफ अ सिस्टम, जहाँ पे स्कीम बेस्ड माल बेचा जाएगा, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम कस्टमर्स को इंडिया से बाहर लेके गए। हम लोग कस्टमर्स को एम्स्टर्डम ले जा चुके हैं, पेरिस ले जा चुके हैं। ये सब बहुत बोल्ड डिसीजन है, एंड ये एक सोच से नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने बोला कि इट इज अ पावर टू द 3, कि टीम वर्क की वजह से ही हम सारे बोल्ड डिसीजन ले पाते हैं। और आज है हमारे पास एक टीम ऐसी तैयार हो रखी है जो खुद भी आके कि भैया ये करते हैं। वो आप सोचें, उससे पहले ही उनमें एक ऐसा जोश होता है कि हमने इस साल ये नहीं किया, पेंडेमिक में भैया ये नहीं हुआ, अच्छा भैया क्या हम लोग को मोबाइल आप दिला सकते हैं, हम लोग कुछ व्हाट्सएप से वो करना चालू कर दें। तो आपको लगता है कि जब ये खुद आके बोल रहे हैं तो आप कैसे नहीं कर सकते। तो आपने विराट भैया अपने इस व्यापार में जब चौके छक्के मारने कब चालू कर दिए? कब से चालू किया एकदम? मेरे को 2002-2003 में आया हूँ। और मेन चीज क्या आज अभी जैसे आप क्या संभालते हैं यहाँ पर, मैनेजमेंट या फिर एक डिपार्टमेंट पूरा, जैसे स्टार्टिंग शूटिंग हो गया? रिटेल का जो है सेगमेंट वो देखते हैं, अदरवाइज स्पेशली जैसे बताया कि जो हमारे फादर पास हुए, होलसेल का भी पूरा सब Purchases, परचेजेस sales. वगैरह है, मैनेजमेंट है। एक चीज है ना वैभव भाई, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि एक जो ना एक अच्छे रिटेलर को, होलसेलर नहीं, एक अच्छे रिटेलर, क्योंकि आपने जो है ना आप बोले कि पापा ने मुझे फील्ड में भेजा, मैं गाड़ी लेके रवाना हो जाता था। तो एक अच्छे रिटेलर, क्योंकि आपके पास में ना अनगिनत लोग आते हैं, आपको मालूम चलता है कि हाँ व्यापारी कैसा होना चाहिए, ये तो एक बंदे को मालूम चल जाता है। लेकिन अच्छे रिटेलर को कैसा होना चाहिए, उसको कैसा बनना चाहिए, अपने व्यापार में यदि सक्सेस होना है तो उसको क्या करना चाहिए? आज के ट्रेंड को देखते हुए एक अच्छा रिटेलर समय से पहले परचेजेस करे, शॉर्ट पीरियड के अंदर वापस आकर के फिर से परचेजेस करे, मतलब लिमिटेड परचेजेस एंड नंबर ऑफ टाइम्स आए, वो रिटेलर बहुत अच्छा है। एंड डेफिनेटली उसका पेमेंट्स, टाइमली पेमेंट्स होने चाहिए, दैट इज अ बिगेस्ट थिंग। एंड हु एक्चुअली पोर्ट्रे कि भाई मेरी वो वैरायटी, मतलब रेट रेंज और वैरायटी पे ही सिर्फ ध्यान रखेगा, वो बहुत ही अच्छा रिटेलर है। हम लोगों ने एक चीज मैं बोलूंगा, हम लोगों ने हमेशा एम्फसाइज किया 3 R पे, RRR, रेट्स, रेंज एंड रिलेशंस। मैं विराट भाई, वैभव भाई, सॉरी विराट भाई, आज का जमाना जो है ना टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। व्यापारी को अपने इस आज के युग को ध्यान में रखते हुए इस टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करना चाहिए, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, आपको अपना सॉफ्टवेयर बहुत अपडेट करके रखना चाहिए। स्टॉक रिपोर्ट्स हैं आपकी, मतलब स्टॉक रिपोर्ट एक बहुत छोटा टर्म होता है, लेकिन उसमें बहुत वेरिएशंस होते हैं कि क्या आपका सेम डे लास्ट ईयर क्या तरीके का प्रोडक्ट ज़्यादा बिका था। मंथ टू मंथ कंपैरिजंस आपके पास आने चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, किसको आपको ज़्यादा स्पेस देनी चाहिए, किसकी स्पेस कम कर देनी चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ जब हम एक सप्लायर एंड के नज़रिए से हम बात करते हैं आपका। बाकी कस्टमर से डायरेक्ट कि हम उनको व्हाट्सएप्स भेजते रहें, उनके मंथली भेजते रहें कि भाई ये आने वाला है, ये हम नई स्कीम लॉन्च करने वाले हैं, ये सब आपको करना ही चाहिए। क्योंकि कोरोना के अंदर है ना B2B है ना, मिलना जुलना, व्यापारी आते नहीं थे, तो विशाल भाई कैसे मैनेज करते थे ये सब कुछ? व्हाट्सएपिंग के थ्रू। देखिए, हम लोग को मजाक किस में आता है कि कस्टमर्स के जब फोन आते हैं और तो कोई ये चीज कह नहीं रहा, आप ही लोग को ये इंफॉर्मेशन चाहिए, और तो कोई ऐसा कर नहीं रहा, आप ही को ऐसा कराना है। ये तरह के फोन्स हम लोग के पास बहुत आते हैं, और जब ये फोन आते हैं ना तब बहुत मजा आता है कि हाँ कुछ ना कुछ हम लोग सही कर रहे हैं, इसका मतलब हम सबसे पहले ये काम कर रहे हैं। तभी वो कस्टमर बोल रहा है कि और तो कोई ये इंफॉर्मेशन मांगता नहीं। अभी हम लोगों ने का ये डिसीजन हुआ कि हमारे पास हर हालत में हर कस्टमर के ईमेल आईडीज होने चाहिए। एक छोटी सी बात है, ईमेल आईडी आज की डेट में बहुत आम सा है, इस ट्रेड में नहीं है।
तो जब डिस्कशन हुआ तो ये हुआ कोई पॉइंट नहीं है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि 10-5% से ज्यादा लोगों के पास ईमेल आईडीज नहीं होंगे। विश्वास करिए, जब टेलीफोन्स करने चालू किए, जब उनको व्हाट्सएप करने चालू किए कि भाई ईमेल आईडी दीजिए, ईमेल आईडीज दीजिए, तो 90% लोगों ने ईमेल आईडीज अपने देने चालू कर दिए। हम बचे हुए 10% ने बनानी चालू कर दी, बाकी 10% ने बनाना चालू कर दिया। जब हम लोगों ने शुरू में अब्रॉड ले जाने का सिस्टम चालू किया, तो हर दूसरा जना बोलता मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। मेरे को लगता है हम लोग ने बोला नहीं पासपोर्ट बनवाइए, बोले हमने रिटर्न्स ही नहीं फाइल किए, तो हम पासपोर्ट कैसे बनवाएं। तो मेरे को लगता है तो मोदी जी को एक अवार्ड हम लोग को भी देना चाहिए, कितने लोगों को के रिटर्न्स हम लोगों ने फाइल करवाए। एंड पिछले 9 साल के अंदर हम, मेरे ख्याल से ये मिला करके 1000 एक कस्टमर होगा जिसके हमने पासपोर्ट्स बनवाए हैं। जो आदमी गांव के अंदर था और वो ये आपकी है ना, आपके कितने लोगों को आपने डिजिटल बना दिया, क्योंकि पेमेंट जो है ना आदमी अब वहां से गांव से आपके यहाँ पे चेक भेजे या कैश लेके आओगे तो बहुत टाइम लग जाता है। पेमेंट आजकल क्या सारा डिजिटलाइज हो गया। तो आपने कितने व्यापारियों को, अपने व्यापारियों को कितनों डिजिटलाइज? बहुत लोगों को किया है। हम लोगों ने बीच में तो ये कर दिया था कि हम कैश पेमेंट्स रिसीव ही नहीं करेंगे और हमें सिर्फ चेक्स के थ्रू या आरटीजीएस इन सब के थ्रू ही पेमेंट चाहिए। और हम लोग को लग रहा था कि ये बहुत कठिन होगा, बहुत टफ होगा, लेकिन हैट्स ऑफ जो मोदी जी का ये कैंपेन रहा, एंड हैट्स ऑफ हमारे जो कस्टमर्स ए ग्रेड, मतलब ए टियर सिटी से लेकर के सी टियर सिटीज तक, सबने इस चीज को इतनी फास्ट अडेप्ट किया है कि बहुत सरप्राइजिंग चीज है। विशाल भाई, ने एक सफल कारोबारी को कैसा होना चाहिए और उसको अपने व्यापार को यदि संघर्ष से शिखर तक लेके जाना है उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, शिखर तक कैसे लेके जाना है ये तो हम लोग भी समझना चाहते हैं, क्योंकि हमें भी अभी उससे शिखर तक अपने व्यापार को लेके जाना है। जहां तक आप है उस तक जाना है तो क्या करना चाहिए? उसके लिए सिर्फ आपको एक बहुत, मतलब एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए है और एक बहुत अच्छी टीम चाहिए। बाय गॉड्स ग्रेस मैं ये मान के चलता हूं हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है, जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं या हमारे कॉमरेड्स हैं, लेकिन टेरिफिक टीम हमारे पास है। आज जैसा कि इन्होंने बोला, काफी चीजें तो हम लोग सिर्फ सोच भी नहीं पाते, उससे पहले वो लोग आकर के हम लोग को सजेस्ट करते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए, नीयत बहुत साफ होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आज ये फैक्टर्स हैं जो आपको सक्सेसफुल तो बना सकते हैं, शिखर तक ले जाने की बात वो आपसे और क्लिपिंग्स देखेंगे, वहां पर पता चलेगी कैसे ले जाते हैं शिखर पे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे जेजे ग्रुप के ओनर्स विशाल भाई और विराट भाई और वैभव भाई, जिन्होंने साफ तौर पे अपने व्यापार को कैसे करना चाहिए, एक सफल कारोबारी को अपना कार्य कैसा करना चाहिए, अपने इस विरासत को, जो इन्होंने आज जेजे ग्रुप की जो विरासत, जो पिछले 80 साल से जो इनका ग्रुप आज वर्क कर रहा है, जो ट्रेडर्स साथ में मैं जो रिटेलर्स और जो सप्लायर्स जो है, इनका जो दोनों का जो कंबाइन, जो दोनों का ये कि हाँ दोनों को एक तरह से जाने, दोनों को एक अलग अलग नहीं जाने। जितना जरूरी रिटेलर है उतना जरूरी सप्लायर भी है, दोनों को साथ में लेकर और आज कानपुर की इस सिटी में अपना एक अच्छा सफल कारोबार कर रहे हैं। और साथ तौर पे जिन्होंने इन्होंने जो विशाल भाई ने इन्होंने जो संदेश दिया कि एक सफल कारोबारी को कैसा होना चाहिए, उसको उसकी जो व्यापार करने की जो पद्धति है उसको कैसे करना चाहिए, वो साथ तौर पे इन्होंने संदेश दिया। तो आज की इस खास रिपोर्ट पर इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।